हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये देखा कि आप लोगों ने अपने आंसर्स के या अपने कमेंट्स की बौछार लगा दी। हाँ, इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, बच्चों ने इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिली है कि भाई चलो भाई, बच्चे कम से कम इंटरेस्टेड है टू गेट दी लेक्चर्स एंड टू गेट दी मोर एंड मोर नॉलेज। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि भाई बच्चों का बहुत से कमेंट्स आए हैं, यूट्यूब में बहुत से कमेंट्स आए। मैंने बोला था बच्चों को कि भाई व्हाट्सएप पे ना करना, मगर व्हाट्सएप पे भी शुरू हो गए। हाँ, अब उनको ऐसा लगा कि नहीं, व्हाट्सएप पे करेंगे तो क्या पता नंबर पहले लग जाए। बेटा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जिसका आंसर सबसे पहले तीनों का तीनों सही आएगा वही एलिजिबल होगा। इसके लिए, सर, 100% फ्री लेक्चर्स ऑफ JIGLE। ठीक है, तो भाई हुआ क्या, बहुत से कमेंट्स आए और दीपक सर ने, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी बोला था, एक दिन और एक्स्ट्रा आप लोगों को दे दिया गया कि चलो भाई और भी कमेंट्स आपको करने हैं तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने पूरी इसकी एक लिस्ट बना ली, जो जो कमेंट्स आते गए सबकी एक लिस्ट बना के तैयार कर ली कि भाई किसके आंसर्स सही आए हैं, किसके आंसर्स गलत आए हैं, और कौन से वो 3 किस्मत वाले बच्चे हैं जिनके आंसर तीनों के तीनों सही हैं और वो फर्स्ट हैं। ठीक है, कि जिन्होंने सबसे पहले पहले रिप्लाई किया है। तो उनमें से 3 बच्चा कौन है वो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैं आपको एक बार लिस्ट दिखाता हूँ, जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी, पूरी लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है, पूरी लिस्ट कि किन किन बच्चों के क्वेश्चंस। ये देखिए आपके सामने है, ये गूगल शीट है आपके सामने, देखो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये पूरे देखो बेटा कमेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए, ये चलता जाएगा। ये पूरे बच्चों के, आपकी जो यूट्यूब में आपकी आईडीज होती हैं के हिसाब से उनका नाम भी लिखा हुआ है, उनके पूरे जो मैसेजेस आए हैं पूरा ये लिखा है। ये लिस्ट जाती रहेगी, ये देखिए चलती जाएगी, ये लिस्ट चलती जाएगी, चलती जाएगी आगे तक, ये बहुत लंबी लिस्ट है। क्लियर है। और कुछ व्हाट्सएप वाले भी मेरे हैं, वो भी इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया था। मैंने बोला चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप वाले भी कुछ बच्चे हैं उनको भी इंक्लूड कर देते हैं। वैसे भी मैंने उनको रिकमेंड कर दिया था कि आप यूट्यूब पे कर दो आके कमेंट, मगर कोई कोई ऐसा है कि जिन्होंने नहीं किया था, मगर मैंने यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड कर दिया उनका। ये लिस्ट आपकी चलती जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी लिस्ट है, ये आपकी पूरी लिस्ट है जिसमें मैंने पूरी डेटा आपका डाल दिया है। क्लियर है। अब कौन से वो 3 किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका कमेंट पहले पहले आया और एकदम सही आया, वो कौन बच्चा है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज अभी करूंगा, अभी अभी करेंगे, उसकी टेंशन की बात एकदम नहीं है, वो अभी डिस्क्लोज कर देंगे। क्लियर है। बट अब मैंने क्या एक चीज देखी कि मैंने 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, और क्वेश्चंस का लेवल में अगर आपको बताऊं, क्वेश्चन का लेवल बेटा कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, क्वेश्चन का लेवल बहुत ये रखा था मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, आपको दिखा भी होगा। क्लियर है। मगर मैंने एक चीज देखी है, अगर मैं एक से एक बोलता हूँ कि जैसे 100% बच्चों ने कुछ पार्टिसिपेट किया, तो 100% में से अगर देखा जाए तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 20% ऐसे बच्चे थे जिनके तीनों आंसर सही हैं। सिर्फ 20% बच्चे मुझे दिखे जिनके तीनों आंसर सही हैं। क्लियर है। और अगर देखा जाए तो दो आंसर, अगर देखा जाए दो आंसर किसके सही, दो आंसर अगर देखा जाए तो उसका परसेंटेज मैं बोलूंगा 70%। ठीक है, 70% ऐसे बच्चे जिनके दो आंसर सही हैं। हाँ, और अब एक आंसर तो चलो वो सही होगा ही होगा। ठीक है, एक आंसर सही होगा ही होगा, उसमें भी मैं बोलूंगा 90 to 95%, 90 to 95% जिसका एक आंसर सही है। तो अगर हमारा जो ये जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसके लिए तो मुझे तीनों आंसर चाहिए, और तीनों आंसर के लिए बेटा सिर्फ 20% बच्चे थे। टोटल जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं उसमें सिर्फ 20% बच्चे जिनके आंसर तीनों के तीनों सही, मगर उन 20% में से भी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जिनके कमेंट सबसे पहले आए हैं और तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही आए हैं। अब बस मुझे एक चीज समझ नहीं आई, या मैं बोल दूं मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट था कि भाई इतना इजी क्वेश्चंस मैंने दिए। मैं तो चाह रहा था कि जितने बच्चों को कमेंट आएंगे सबके सही आएंगे, नहीं तो कम से कम 90% तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है। मगर अब हुआ क्या, खाली 20%। तो कहाँ दिक्कत आ रही है
ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ दिक्कत आ रही देखना पड़ेगा। बट बिफोर मैं डिस्क्लोज करूं कि कौन इसके विनर्स हैं, से पहले मैं एक बार आपके साथ ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर एक बार आपके साथ हल्का सा डिस्कस कर देता हूं, और आपको आंसर बता देता हूं उसके आंसर एक्चुअल में है क्या, कि जिसके आंसर अगर गलत है तो उस अपने आप को करेक्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, सही बता रहा हूं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चैप्टर से आपको दिए हैं, क्लियर है। बहुत बेसिक्स दिए हैं, बहुत बेसिक्स। इनमें से कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन ही बेटा मेरा 3.5 घंटे का है। तो बच्चों ने मुझसे क्लास ली उनको पता होगा, सिर्फ 3.5 घंटे का इंट्रोडक्शन है, बुक तो उसके बाद में ओपन करता हूँ, क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन में ही शुरू हो जाता है, और लॉ का जब बारे में बताता हूँ, जब जेआईएल की फर्स्ट क्लास लेता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो उसमें भी ये पॉइंट्स मैं डिस्कस वहाँ पे करता हूँ, क्योंकि बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर है। मैं आपके साथ थोड़ा सा पहले एक बार आंसर को एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल डिस्क्लोज द नेम ऑफ 3 लकी विनर्स का मैं नाम आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। चलिए भाई, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, सबसे ज्यादा जो गलती हुई है, सबसे ज्यादा, वो क्वेश्चन नंबर 1 में हुई है सब बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत बहुत, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में 90% अगर बच्चा, 90 नहीं 80% बच्चा बोल सकता हूँ, क्योंकि 20% तो ऐसे हैं जिनका सब सही है, तो 80% बच्चा अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही उनकी गलती है। तो 1, और बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों गलती हुई है मुझे समझ नहीं आया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लाता हूँ, स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, whether the executive branch of the Indian government can make laws। क्या एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है, ब्रांचेस हमारे पास 3 है, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड दी एग्जीक्यूटिव, तो क्या एग्जीक्यूटिव ब्रांच कानून बना सकती है, क्या कानून बना सकती है, यस और नो, यस और नो। द आंसर इज yes, the answer is yes, the executive branch can also make the लॉज। एग्जीक्यूटिव ब्रांच लॉ बना सकती है, मगर बहुत से बच्चों का कमेंट ये आया मेरे पास, कमेंट्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे पास आया हुआ है कि सर लॉ बनाने की पावर लेजिस्लेटिव के पास है, सिर्फ सिर्फ लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, लेजिस्लेटिव के पास। एग्जीक्यूटिव की पावर तो होती है सर टू एग्जीक्यूट द लॉज, टू इम्प्लीमेंट द लॉज बाय मेकिंग द पॉलिसीज। तो मतलब बेटा इसका मतलब क्या कि एग्जीक्यूटिव के पास लॉ मेक बनाने की पावर ही नहीं है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव के पास भी लॉ बनाने की पावर होती है। कैसे? कैसे सर, आप कैसे बोल रहे हो? मैं आपको बताता हूं। अब एक बात बताओ मुझे बेटा, लॉ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ? हाँ सर, लॉ इंक्लूड्स एक्ट। क्या एक्ट एक लॉ है? द आंसर इज यस सर, एक्ट एक लॉ है। सर क्या रूल्स जो होते हैं क्या वो भी लॉज हैं? द आंसर इज यस, रूल्स भी लॉज होते हैं, हम लोग रूल्स भी फॉलो करते हैं। सर जो रेगुलेशंस होती हैं क्या ये भी लॉज होती हैं? द आंसर इज यस। सर जो गवर्नमेंट की आपकी नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, मिनिस्ट्रीज की नोटिफिकेशंस आती हैं, क्या ये भी लॉज हैं? यस सर। सर इसके जो इनके सर्कुलर्स आते हैं क्या ये भी लॉज है? यस सर। सर अच्छा एक बात बताओ सर, ये जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस होता है, जो ऑर्डिनेंस पास करता है, ऑर्डिनेंस, क्या ये भी कानून है? यस, द आंसर इज यस, ये सब कानून है, सब कानून है बेटा। जो एक्ट होते हैं, एक्ट, ये पहला वाला, ये जो पहला वाला है, पहला वाला एक्ट, ये हाँ, लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट पास करती है, समझ आता है? पार्लियामेंट करती है, या तो भाई स्टेट लेजिस्लेचर करता है, पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल्स पे पास करता है, एक्ट्स आते हैं वहां से। मगर बेटा ये रूल्स है, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशंस है, सर्कुलर्स है, ऑर्डिनेंस है, ये सब का क्या, ये सब का क्या बेटा, ये भी तो कानून है, ये भी तो कानून है कि नहीं है? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कौन पास करता है सर? ऑर्डिनेंस कौन पास करता है सर? ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड बाय या तो प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट और या तो गवर्नर, ये सब हमारे सिलेबस में भी है। या तो प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 123, हाँ, और या तो सर गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। क्या ऑर्डिनेंस कानून नहीं होता क्या? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है बेटा, तो ऑर्डिनेंस ही पास होता है ना, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ऑर्डिनेंस पास करता है प्रेसिडेंट। तो क्या जो ऑर्डिनेंस पास होता है हम लोग फॉलो नहीं करते क्या? आप बताओ, हम लोग फॉलो नहीं करते? सर हम लोग करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है ये कौन है बेटा? प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। पता है आपको एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कौन कौन है आपका? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट होती है।
होता है कि नहीं होता? तो प्रेसिडेंट तो वहां पे पार्ट है। अब प्रेसिडेंट ही कानून बना रहा है। जब प्रेसिडेंट कानून बना रहा है, एक ऑर्डिनेंस पास करके लॉ बना रहा है, तो इसका मतलब क्या? द लॉ कैन बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि नहीं है? अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गई। बेटा एक बात बताओ, आप कंपनी लॉ पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया? कंपनीज एक्ट 2013 पार्लियामेंट ने पास किया। कंपनीज एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने, यहाँ पे। ठीक है बेटा, मगर जो कंपनी के रूल्स हैं, जो जितने भी रूल्स है, वो कौन बना रहा है? रूल्स है कौन बना रहा है सर? वो कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। और एमसीए कहाँ का पार्ट है? एमसीए कहाँ पे आती है? एमसीए क्या लेजिस्लेटिव की पार्ट है? द आंसर इज नो। एमसीए किसकी पार्ट है? जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं किसके अंडर आती हैं? किस ब्रांच के अंदर आती है मिनिस्ट्रीज? जितनी मिनिस्ट्रीज है सबकी सब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आती हैं। तो भाई मिनिस्ट्री कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसने बनाए कंपनीज के रूल्स, और रूल्स क्या है? रूल्स भी बेटा लॉ है। भी क्या है? लॉज है। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी कानून तो बना रही है कि नहीं बना रही है? मिनिस्ट्रीज का आपको पता है कि नहीं पता? ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। आपको पता होगा, वैसे तो आपने पढ़ा होगा। ये देखिए आपका, ये क्या हो? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। ये एक्ट्स एंड रूल्स में हम गए। ये देखिए आ जाओ। एक्ट्स तो चलो ठीक है, ये देखिए रूल्स आ जाइए। आ जाओ रूल्स, आ जाओ। आपके सामने देखिए रूल्स दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। और इधर आओ, ये देखिए एक्ट देख लीजिए। कंपनीज एक्ट डला हुआ ऑलरेडी, और कंपनीज एक्ट डला है तो देखिए नीचे देख लीजिए, ये देख लीजिए आपके सामने है। आपके सामने देखो रूल्स दिख रहे हैं आपको? द कंपनी स्पेसिफिकेशन एंड डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014, कंपनीज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014। ये आपके क्या है? सब रूल्स है। ये कौन बना रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बना रही है रूल्स। कौन बनाता है? और आपके ये जरूरी नहीं कंपनीज एक्ट, बहुत से एक्ट हैं। ये देखिए कंपनीज एक्ट, इसके बाद देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड डाल दीजिए, उसके भी आप देख लीजिए आगे। ये देख लीजिए उसके भी रूल्स हैं आपके। देख लीजिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस रूल 2021। उसके ऊपर भी देख लीजिए 2016 का इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज रूल्स 2016। ये कौन बना रहा है? कौन बनाया? बेटा ये सब तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए बना रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किसका पार्ट है? किसके अंडर आती है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना रही इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। हाँ, और आगे आ जाओ, रेगुलेशंस आ जाओ। ये देखिए आप इधर, और आरबीआई में आओ। आरबीआई में आइए। आरबीआई किसके अंडर आती है? क्या आरबीआई लेजिस्लेटिव का पार्ट है? क्या जुडिशरी का पार्ट है? नहीं सर, कहाँ पे आती है आरबीआई? आरबीआई भी आती है आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर। हाँ, क्या आरबीआई आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकती? बनाती है सर, बनाती है आरबीआई। फैमा के रूल्स रेगुलेशंस कौन बना रहा है? आरबीआई बना रही है। आरबीआई के खुद के रूल्स रेगुलेशंस कौन बना रहे हैं? आरबीआई बना रही है। हाँ, इंश्योरेंस के कौन बना रहा है? आरबीआई बना रही है। ये देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। आप देखो, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। देखिए रूल्स, इधर आइए। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे देखो, बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन रूल्स। ठीक है, एक्ट नहीं लिखा है, रूल्स लिखा है। एक्ट अलग है, सब एक्ट अलग है। ये देख लीजिए बैंकिंग कंपनीज के देखिए अलग जा रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशंस आपके रूल्स। नीचे आते जाओ, डेट रिकवरी एबलेट ट्राइब्यूनल्स। ये देखिए, ये देखिए डेट रिकवरी एबलेट ट्राइब्यूनल्स प्रोसीजर्स। ये देखिए डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल प्रोसीजर रूल्स। ये देखिए फॉरेन एक्सचेंज आ गया, फैमा। ये देख लीजिए फॉरेन एक्सचेंज। ये देख लीजिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ये देख लीजिए करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात नहीं कर रहा मैं। एक्ट बनाया लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने, पार्लियामेंट ने। मगर बेटा ये रूल्स कौन बना रहा है? रूल्स कौन? आरबीआई बना रही। आरबीआई बना रही हो। क्या आरबीआई लेजिस्लेटिव का पार्ट है? नहीं, आरबीआई तो एग्जीक्यूटिव उसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का। बताइए, है कि नहीं है? आपके सामने है सब कुछ। हाँ, ये देखिए और भी दिखा दूं, रेगुलेशंस भी हैं। ये देख लीजिए आरबीआई रेगुलेशंस भी आप देख लो। ये देख लीजिए फेमा रेगुलेशंस, देख लीजिए आपके फेमा के बहुत से रेगुलेशंस हैं आपकी। दिख रहा है? देख लो आपके सामने है पूरा। हाँ, और उसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ, सेबी। हाँ, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। सेबी एक्ट जो है वो पार्लियामेंट का है, मगर सर सेबी की रेगुलेशंस हैं कि नहीं है? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आईसीडीआर रेगुलेशंस के बारे में पता है? ये देखिए आपको दिखाता हूँ, लीगल में आइए और आप इधर और रेगुलेशंस में आओ। ये देखो, देखिए ऑम्बुड्समैन्स रिपील्स रेगुलेशंस। आप और देखो आगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस। दिख रहा है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू ऑफ एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशंस। ये क्या है? सब रेगुलेशंस है सेबी की। हाँ, कौन बना रहा है रेगुलेशंस? रेगुलेशंस क्या पार्लियामेंट बना रही है? द आंसर इज नो। रेगुलेशंस कौन बना रहा है? सेबी बना रहा है।
समझ आ रहा है? एक स्टैच्यूटरी बॉडी सेबी बना रहा है, किसके अंदर आता है ये सभी? एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है सब। समझ आ रही है? ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, ये सब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पार्ट है सब कुछ। समझ आ रहा है? क्लियर है? गेटिंग कि नहीं? आता है समझ? तो बेटा आंसर इज यस, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और इसको क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं पता है आपको? जैसे इन जर्नल लॉ मेकिंग पावर लेजिस्लेटिव के पास, बट लॉ कैन बी मेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। इसको क्या बोला जाता है पता है? इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। समझ आ रही है कि लेजिस्लेटिव के पास पावर होती है टू मेक लॉज, पता है हमको, बट उसने क्या करा है, अपनी पावर्स को, लॉ मेकिंग पावर्स को डेलीगेट किया है। इसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच को किया हुआ है कि आप भी ए, इसको बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है ये, ठीक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। समझ आता है? और मैं आपको हिंट हल्का से एक और दे देता हूँ, ये तो एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ, तीसरी भी लॉ बनाती है, तीसरी भी लॉ बनाती है। समझ आ रहा है? तीसरी भी लॉ बनाती है, अलग अलग हाई कोर्ट्स के रूल्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स होते हैं, कौन बनाता है? वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बनाती है। समझ आ रही है? उसको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट बोला जाता है। क्लियर है? आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम। ये क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चों का सही था, मोस्टली बच्चों का सही था, और सबको पता है इसका आंसर क्या है, बी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हम लोगों ने क्या करा था, अडॉप्ट किया हुआ है। क्लियर है? ये मोस्टली बच्चों का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी कुछ बच्चों का आंसर गलत हो गया, 50% गलत है, 50% बच्चों का सही है। Whether Bar Council of India is a state under Article number 12 of the Indian Constitution। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका स्टेट बोला जाएगा इसको आर्टिकल नंबर 12 के अंदर, या नहीं बोला जाएगा? द आंसर इज यस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो दी स्टेट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी, और बार काउंसिल ऑफ वेरियस स्टेट्स, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, ये सब को स्टेट माना गया है अंडर आर्टिकल नंबर 12। आपको पता है आर्टिकल नंबर 12 के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आप उसको फुलफिल कर देते हो तो यू कैन बी टर्म्ड एज अ स्टेट, यू कैन बी टर्म्ड एज अ स्टेट। जैसे कि कुछ कंडीशंस मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कंडीशंस देख लीजिए, और ये अंडर अदर अथॉरिटीज आती है। आपको पता है स्टेट के अंदर कौन कौन आता है? तो वहाँ पे होता है ना अदर अथॉरिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज, तो अदर अथॉरिटीज के अंदर ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कवर करा गया है। देख लीजिए कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये मैं जब पढ़ाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ का पार्ट है, ठीक है, मैं आपके सामने स्लाइड लेके आ गया हूँ, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर की स्लाइड है। अंडर अदर अथॉरिटीज द फॉलोइंग बॉडीज हैव बीन इंक्लूडेड, फॉलोइंग बॉडीज हैव बीन इंक्लूडेड। नंबर 1, कौन कौन सी बॉडीज आ सकती हैं? बॉडीज एक्सरसाइजिंग स्टैच्यूटरी पावर्स फॉर्म्ड अंडर द स्टैच्यूज, या बॉडीज रिसीविंग अ सब्सटैंशियल फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, इनको भी स्टेट माना जाता है। बॉडीज परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल फंक्शंस, इनको भी स्टेट माना गया है। बॉडीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इनको भी स्टेट माना गया है। तो इनमें से किसी के अंदर अगर कोई फॉल कर जाता है, ठीक है, या और भी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उसको स्टेट माना जाता है। दैट्स व्हाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज कवर्ड अंडर अदर अथॉरिटीज। समझ आ रही है? क्लियर? इससे रिलेटेड गूगल में आप सर्च करना, बहुत से आर्टिकल्स भी हैं, बहुत सी कमिटीज की रिपोर्ट्स भी हैं इसके अंदर। क्लियर है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12, और बार काउंसिल ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है, समझ आती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आप मेंबर कब बनते हो आपको पता है? आप कैसे बन सकते हो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर? आपको एलएलबी करना पड़ेगा, जब आपके पास एलएलबी की डिग्री आ जाती है तो उसके बाद पहले आप अपने आप को एनरोल कराते हो बार काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, आप एक स्टेट के अंदर अपने आप को एनरोल कराते हो। जैसे मैंने अपने आप को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर एनरोल कराया था, ठीक है, और उसका मतलब ये है कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप क्या कर सकते हो, वकालत अपनी कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वकालत, हाँ, ऑल ओवर इंडिया करूँ, तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एग्जाम होता है, ठीक है, आपको उसको क्लियर करना पड़ता है। मैंने उसको जब क्लियर करा तो मेरे पास ऑल इंडिया बार काउंसिल का सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। तो मैं आज की डेट में आई एम द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं आज की डेट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो ऑल ओवर इंडिया में क्या कर सकता हूँ, प्रैक्टिस कर सकता। क्लियर है? तो बस आपके लिए बस ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इज अ स्टेट, कहाँ पे? अंडर अदर अथॉरिटीज के अंदर, अदर
अथॉरिटीज के अंडर आता है। क्लियर है, ये आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर इज बी, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इज ए बी ए। आता है समझ? क्लियर है, ये आंसर्स थे। ठीक है, क्लियर है। जिसका आंसर एकदम सही है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई एम रियली प्राउड, ठीक है कि बहुत बढ़िया। और जिसका आंसर गलत है, टेंशन लेने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ आप सीखे ही हो। ठीक है, कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम हमको लेक्चर नहीं मिल रहे, कम से कम हमको कुछ ना कुछ नॉलेज ही मिल गई, बहुत है हमारे लिए। ठीक है, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आते हैं, अब आते हैं अपने अनाउंसमेंट पे आते हैं। अब आते हैं विनर्स अनाउंसमेंट फॉर GIGL 100% फ्री लेक्चर्स। और सर, सर कौन है, कौन है विनर नंबर 1 जिसका आंसर सबसे पहले एकदम सही आया था, सबसे सही आया था? मैं आपके सामने खोल देता हूं एक बार, ये इधर आ जाओ। जिसका आंसर एकदम सही आया था, सबसे पहला बच्चा वो है, मैं आपके सामने दिखाता हूं, ये है बच्चा, ये है बच्चा, ये है बच्चा जो हाईलाइटेड है, @ नेमई दास 8755, इनकी जो मेल आईडी से रजिस्टर्ड इन्होंने किया है यूट्यूब में। और देख लीजिए, इनका आंसर एकदम सही है, इनका आंसर एकदम सही। इनका नाम है, बच्चे का नाम है दीप्ति मई दास, नेम ऑफ द स्टूडेंट दीप्ति मई दास। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी मच आपको भाई दीप्ति, आपको बहुत बहुत मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप, यू आर द विनर नंबर 1, यू आर द विनर नंबर 1, आप विनर नंबर 1 है। देख लीजिए इनका आंसर, देख लीजिए आंसर नंबर देखिए, लिखा है यस, उसके बाद आयरिश, उसके बाद फिर से यस। लास्ट 4 डिजिट ऑफ द फोन नंबर इज 7091, 7091। अब आपको कैसे क्लेम करना है इसको, अभी मैं आपको बता दूंगा आखिरी में, कैसे आपको ये गिफ्ट को क्लेम करना है, उसके लिए मैं अभी आपको हल्का सा बता दूंगा, आपको डिटेल्स कुछ भेजनी पड़ेंगी अपनी। क्लियर है? चलिए भाई, तो पहले विनर आपके थे दीप्ति मैदास। सेकंड विनर पे आते हैं, सेकंड विनर, सेकंड विनर, सेकंड विनर, सेकंड विनर है, सेकंड विनर है, सेकंड विनर है, आ रहा है, आ रहे हैं। ये सब नहीं है, ये सब के आंसर गलत है, देख लो अभी तक चलती जा रही है लिस्ट। सेकंड विनर, सेकंड विनर कहाँ गए, ये आ गए। सेकंड विनर, द नेम ऑफ द सेकंड विनर इज मिहिर सूद, मिहिर सूद, @मिहिर सूद 2981, मिहिर सूद, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिहिर सूद, आप है सेकंड विनर, आप हैं, ठीक है, सेकंड विनर आप हैं। और देख लीजिए इनका मैसेज भी लिखा हुआ है, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल, थैंक्स फॉर इट। और आंसर देख लीजिए यस, उसके बाद सेकंड का आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड का फिर से यस। लास्ट 4 डिजिट ऑफ द फोन नंबर इज 0720। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिहिर सूद, आपका गिफ्ट आपका हुआ, आपका भी हुआ, पहले तो एक हो चुका है, आपका भी हुआ। और एक और बच्चा जो थर्ड है, थर्ड जिसका आंसर एकदम सही था, वो बच्चा है शिखा बरनवाल, शिखा बरनवाल 7285, 7285 इनका जो ये आपका यूट्यूब की आईडी है जो भी, ठीक है, शिखा बरनवाल 7285। और इनका आंसर भी देखिए लिखा हुआ है, नंबर 1 इज यस, नंबर 2 इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नंबर 3 इज अगेन यस। तो ये वो तीन बच्चे थे जिनका आंसर एकदम सही था, ठीक है, इनका आंसर एकदम सही था, और यही हमारे तीनों विनर है, ये हमारे तीनों विनर हैं। इसके बाद कुछ और बच्चों का भी आंसर सही आया, मगर मगर मैं आगे बहुत जाके देखता रहा, बहुत लोगों के आंसर कहीं ना कहीं गलत हो रहे थे। और मोस्टली, मोस्टली आप भी देखना यूट्यूब के नीचे कमेंट्स हैं, जो आपको लास्ट वीडियो थी मेरी क्वेश्चंस वाली, उसके नीचे कमेंट्स हैं, आप वहाँ चेक करना, अगर आप चेक करोगे वहाँ पे बहुत से बच्चों के जो आंसर गलत है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 पे ही है। बहुत से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 20 to 80% बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 पे फंस गया। मगर आई होप अब आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन 1 का आंसर यस क्यों। क्लियर है, आता है समझ? हाँ, तो भाई मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी 3 विनर्स। आपको KIGL के लेक्चर्स मिलते हैं 100% फ्री टिल जून अटेम्प्ट, टिल जून 24 अटेम्प्ट आपके लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। बस आपको एक थोड़ी सी चीज़ करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। इन तीनों बच्चों के लिए एक चीज़ है बहुत छोटी सी, आपको क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लो, 9354641071, ठीक है,
ठीक है। आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है अपना नाम। ठीक है, सबसे पहले आप लिखोगे अपना नाम, उसके बाद आप लिखोगे विनर। ठीक है, उसके बाद लिखोगे विनर नंबर 1 या 2 या 3, जो ऐसा आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, विनर नंबर 1 आप हो, या विनर नंबर 2 हो, या विनर नंबर 3 हो। क्लियर है। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे विनर नंबर को भी लिख के, उसके बाद लिखोगे आप JIGL लेक्चर्स, और ब्रैकेट में लिख देना गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट लिख देना आप, JIGL लेक्चर। और उसके बाद आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, मोबाइल नंबर चाहिए आपका, सो दैट आपको हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके और डिलीवरिंग दी लेक्चर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ICICI रजिस्ट्रेशन नंबर मैं फुल लिख देता हूँ, ICICI रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा मुझे आपका। ठीक है, और एक और आपकी चाहिए ईमेल आईडी आपकी चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको व्हाट्सएप करनी है ऑन दिस नंबर। ठीक है, व्हाट्सएप करना है आपको, इधर इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे इस पे। क्लियर है, आपका गिफ्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर टीम को कुछ आपकी और डिटेल्स चाहिए होंगी वो आप प्रोवाइड कर देना, और आपके पास लेक्चर्स डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपको गिफ्ट पसंद आएगा, और जिन बच्चों को गिफ्ट नहीं मिला है कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर पक्का है जो उनको नॉलेज मिल गई है वो उनको काम आ जाएगी, 100% आपको वो काम आएगी ही आएगी। चलिए भाई, आगे का और वेट करेंगे, आगे और अच्छे अच्छे गिफ्ट आपके लिए लाएंगे। क्लियर है, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर एक्टिवली पार्टिसिपेशन। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।